हाय फ्रेंड्स, दिव्यज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर सेट नंबर 21 यानी 21वां प्रश्न पेपर सेट लेकर के आया हूं। क्वेश्चन पेपर है ये। इसमें हमेशा की तरह से वैसे ही प्रश्न है जैसा कि मैं समूह बना करके देता हूं। कुछ परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न और कुछ अपनी तरफ से नए सिलेक्टेड क्वेश्चन। चलिए आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आप लोगों को तो रट गया होगा ये प्रश्न। बच्चा में पन लगा देते हैं, बचपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बचपन। और बचपन भाववाचक संज्ञा है। कल की मेरी लाइव वीडियो में आपने देखा होगा कि बच्चा जातिवाचक संज्ञा शब्द है, उसमें जब पन प्रत्यय लग जाता है तो बचपन हो जाता है और बचपन भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, यहां हम संज्ञा की बात नहीं कर रहे हैं। तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या होगा? बचपन। डी विकल्प सही है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो जान लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल, मिश्रित या मिश्र कहते हैं हम इसको, और तीसरा है संयुक्त। रचना के आधार पर यानी बनावट के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं और इन तीनों प्रकार में से कौन सा प्रकार होगा? तो पहली बात, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तो रचना के आधार पर वाक्यों के नाम हैं, पर आज्ञावाचक वाक्य ये रचना के आधार पर नहीं होता। इस हिसाब से ये तो विकल्प यहीं पे हट गया। अब तीनों देखिए ध्यान से, तीनों के बारे में आपको ज्ञान रहेगा तो ही आप समझ सकते हैं। अब समझ लीजिए कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य मित्रों वह वाक्य होता है जिसमें एक ही क्रिया हो। कर्ता एक से ज्यादा होगा कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जहां एक क्रिया होती है वहां सरल वाक्य होता है। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, तो देना जो है वह क्रिया है और यहां पर एक ही क्रिया पाई जा रही है, इसलिए यह सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्यों नहीं होगा यह समझ लीजिए। संयुक्त वाक्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर एक से ज्यादा वाक्यों या उपवाक्यों को संयोजक अव्ययों के द्वारा नहीं जोड़ा जा रहा है। तथा, एवं, परंतु इत्यादि के जरिए इनको जोड़ने का कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य नहीं होगा। और संयुक्त वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं होती हैं। मिश्र वाक्य देख लीजिए, मिश्र वाक्य में भी एक से ज्यादा क्रियाएं होती हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि मिश्र वाक्य में कई सारे उपवाक्य होते हैं। यहां कई सारे स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, जबकि संयुक्त वाक्य में स्वतंत्र वाक्य होते हैं, स्वतंत्र उपवाक्य रहते, वे अपने आप में स्वयं का अर्थ रखते हैं। ठीक है, कई सारे सरल वाक्यों को संयोजक अवयवों से जोड़ दिया जाता है, संयुक्त वाक्य हो जाता है। मिश्र वाक्य में उपवाक्य जोड़ते हैं और सारे उपवाक्यों में से एक उपवाक्य ऐसा होता है जो कि प्रधान होता है और बाकी उस पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो वो मिश्र वाक्य हो गया। यहां ऐसा नहीं लग रहा है कि कई सारे उपवाक्यों को जोड़ा गया हो, इसलिए ये यहां पर मिश्र वाक्य भी नहीं होगा। तो सरल वाक्य जो होगा वह सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक पूछा जा रहा है, तो पहली बात यह समझ लीजिए कि यह सममात्रिक होता क्या है। सममात्रिक जो होता है वो ऐसा छंद होता है जहां सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। सममात्रिक मात्रिक छंद का एक प्रकार है। छंद 3 तरह के हो गए, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद वहां होता है जहां मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। वार्णिक छंद वहां होता है जहां वर्णों के आधार पर गणना की जाती है। और मुक्त छंद वहां होता है जहां न तो वर्ण के आधार पर और न तो मात्रा के आधार पर गणना की जाती है, बल्कि वहां पर कवि
अपनी कविता को, अपने मन के भाव को कविता के रूप में जब लिखता है तो सिर्फ तुकबंदी दिखाई देती है, भावार्थ निकल सकता है, लेकिन उसकी रचना, उसकी पंक्तियां न तो वर्ण के आधार पर एक कोई छंद प्रस्तुत करती हैं और न तो मात्रा के आधार पर, इसलिए उनको मुक्त छंद या मुक्तक छंद कहा जाता है। तो ये छंद तीन तरह के हो गए। अब जो मात्रिक छंद होते हैं, जहां मात्राओं के आधार पर छंद की गणना की जाती है या छंद बनते हैं, वहां पर होता क्या है कि वहां पर भी कई तरह की क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? मात्रिक छंद में एक छंद तो इस तरह का होता है जहां की कविता के प्रत्येक चरण में या छंद के प्रत्येक चरण में, या जिस छंद में हम कह सकते हैं प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, वहां पर मात्रिक छंद कौन सा होता है? सममात्रिक छंद होता है। तो जब प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो तो सममात्रिक छंद हो गया। अब कुछ कविताएं ऐसी भी लिखी जाती हैं जिनके जो चरण होते हैं, अगर मान लीजिए 4 चरण का वह छंद बनाया गया है तो 4 चरण में 2 चरण ऐसे होंगे जिनमें एक बराबर मात्रा होगी और बाकी के 2 चरण दूसरी मात्रा को लेकर के लिए रहते हैं, यानी उनमें मात्राओं की संख्या डिफरेंट होगी। तो आधे चरण यानी 2 चरण अलग मात्रा के साथ और बाकी के 2 चरण अलग मात्रा के साथ रहते हैं, इसलिए उनको अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। इसके बाद आता है विषम मात्रिक छंद, जो मात्रिक छंद का ही एक प्रकार है। उसमें क्या होता है? उसमें सममात्रिक छंद और अर्ध सममात्रिक छंद को मिलाकर के विषम मात्रिक छंद बनाया जाता है। ठीक है, तो यहां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद यानी जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हों। तो दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके 2 चरणों में 13-13 और बाकी के 2 चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। पहला और तीसरा चरण 13-13, दूसरा और चौथा चरण 11-11 मात्राओं का होता है। सोरठा जो होता है उसके पहले वो दोहा का उल्टा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, वहीं पर सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। चौपाई जो है इसमें 4 चरण होते हैं और इसके हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यही कारण है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। तो ये सभी वाला विकल्प गलत है, सोरठा का भी गलत है और दोहा का भी गलत है, चौपाई सही है। अब लिखा है अत्युच्च, अति उच्च। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे क्या? अत्युच्च। लेकिन इसका जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाता है अति जमा उच्च। कौन सी संधि है? अगर ई या ई के बाद, ठीक है, उ या उ आए तो क्या हो जाता है? ऐसी कौन सी संधि है? ऐसी संधि आप गुण में नहीं पढ़ते। गुण में तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होता है। वृद्धि में भी पहले शब्द का अंतिम वर्ण या पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ होता है। यण संधि में आप पाते हैं कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर ई या ई हो। ठीक है, और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ये जो ई है यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इसके स्थान पर य हो जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अति के अंदर से ई निकल गई, क्योंकि ई के स्थान पर य हो जाएगा तो य तो स्वर नहीं है, इसलिए ई जो लगी है त में, ये त आधा हो जाएगा। और य के बाद जो ये उच्च है, उच्च का उ जो है, य जो आधा रहता है उसको क्या करता है? पूरा बना देता है और उसमें मात्रा लग जाएगी। तो अति उच्च में क्या है? कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? अति। अति, अति लगा है। अ, अन, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, परा, परि, प्र, वि, सु, सम, ये सब उपसर्ग है। आगे आ जाए, कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय, क्षोभ, जांचना या पक्ष? देखिए, क्षोभ जो है वह तो संज्ञा शब्द है। जांच शब्द में
जांच संज्ञा है, संज्ञा के रूप में भी प्रयोग की जाएगी। मैंने बताया कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रूप में भी लिखे जा सकते हैं। और जांचना क्रिया बन गया है। पक्ष और विपक्ष, पक्ष क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब ये सारे शब्द यहां संज्ञाएं हो गई, यहां आ गया आपका क्रिया शब्द। विशेषण क्या है? अब एक ही शब्द बचा जहां हमें देखना है कि क्या विशेषण है। हम बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय लोग, तो यहां क्षेत्रीय शब्द लोग की विशेषता बता रहा है, क्षेत्रीय शब्द भाषा की विशेषता बता रहा है। इस आधार पर वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, इसलिए यहां क्षेत्रीय शब्द विशेषण हो जाएगा। छठवां देख लेते हैं, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। प्रत्यय पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश होता है जो शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ बता, नया शब्द बना देता है। अब बात यह आती है कि जो ये प्रत्यय जो शब्दांश होते हैं, जो शब्द के बाद में लगते हैं, वो किसी सार्थक शब्द के बाद में लगते हैं, उसमें कोई ना कोई मूल शब्द होता है। तो यहां पुस्तक है। अब देखिए पुस्तक में लास्ट लेटर जो है वो क है, इसके ऊपर कौन सा स्वर लगा है? ई, और बचा क्या? य। तो ई है, यानी दीर्घ ई और य, दीर्घ ई और य, ये शब्दांश लगा है, यही है प्रत्यय। इसमें सी विकल्प सही होगा। बड़ी ई और य, छोटी ई और य हो नहीं सकता, खाली य है नहीं, और की नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे आ जाइए, चार दिशाओं का समाहार यानी चार दिशाओं का समूह का सामासिक शब्द होगा। चार दिशाओं का समाहार, ये संख्यावाची पद जो चार आया है आप देख सकते हैं यहां पर, और दूसरा पद दिशा को लेकर के बात कर रहा है और समाहार की बात की जा रही है। इस तरह का विग्रह, इस तरह का समास विग्रह हम किस समास में पाते हैं? आप जानते हैं कि इस तरह का विग्रह हम द्विगु समास में पाते हैं। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। अब यहां पर बात ये आ रही है कि इस समास विग्रह के लिए सामासिक शब्द क्या होगा? चतुर्युग, यहां युग की बात तो की नहीं जा रही, इसलिए ये गलत है। चतुष्कोण, यहां किसी कोण की बात नहीं की जा रही, एंगल की बात नहीं की जा रही है, वो भी नहीं। अब हम देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं बी वाला, अन्यथा हम कोई नहीं पर टिक मार्क करेंगे। यहां चतुर्दिक लिखा गया है, चतु के बाद ये आया है र, जो है कौन सा र है? ये रेफ वाला र। रेफ का र में र आधा प्रयोग होता है और वो अपने अगले वर्ण पर, जिस वर्ण के बाद उसका उच्चारण आता है वहां पर बीच में प्रयोग नहीं होता, बल्कि अगले वर्ण के ऊपर लगता है, शिरोरेखा के ऊपर। तो यहां चतुर जो है, वो चतुर शब्द जो होता है वो होता है संख्यावाची पद। दूसरा पद आया है दिक। दिक मतलब होता है दिशाएं। तो विग्रह क्या हो गया? चार दिशाओं का समाहार, चतुर्दिक कहलाएगा, ठीक है। तो ये बी विकल्प जो है वो सही है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? पहली बात जान लीजिए कि हमारी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन चार हैं। कौन कौन से? तालव्य श, ठीक है, जिनका उच्चारण जीभ जो है तालु को स्पर्श करके करती है। मूर्धन्य यानी मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है। दंत स, जिसका उच्चारण दांत से होता है। और ह का मतलब है, ह जो है ये भी घोष वर्ण है, लेकिन इसको भी हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इन चारों अक्षरों के उच्चारण में, इन चारों अक्षरों के उच्चारण में क्या चीज स्पर्श क्या होता है? विशेष रूप से इन चारों वर्णों के उच्चारण में मित्रों, जो हमारी प्राणवायु है, जो हमारी मुंह के अंदर की हवा है, वो जब निकलती है तो एक विशेष तरह से घर्षण करती है, जिसके कारण से एक ऊष्मा गर्मी प्रदान करती है या गर्मी पैदा करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ये चार हैं। अब देख लीजिए, इसमें से ये श, श और स की बात तो यहां कहीं नहीं की जा रही है, तो ये सारे ऊष्म व्यंजन तो बात है ही नहीं। पहली बात, यहां देख लीजिए ह आया है, तो ह पे टिक मार्क करेंगे।
आगे आ जाइए, 9वां प्रश्न। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी अगर इस प्रश्न पत्र को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही यूपी टेट, राजस्थान टेट या किसी भी स्टेट का टेट परीक्षा देने वाले विद्यार्थी इस प्रश्न को कंठस्थ जरूर करेंगे। हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो क्षमा करें, परीक्षा गुरु को माना जाता है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था, ठीक है, और यह हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। आगे आ जाइए, 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेटी बेटियां बिल्कुल सही है, स्पेलिंग भी सही है, वर्तनी भी सही है। स्पेलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तनी। श्रोता श्रोतागण, ऐसा शब्द जिसमें कोई अन्य प्रत्यय लगा करके या किसी तरह का प्रत्यय या शब्दांश लगा करके हम बहुवचन नहीं बना पाते हैं, वहां गण लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। श्रोता यानी एक श्रोता, श्रोतागण मतलब कई सारे श्रोता, ठीक है, पूरे श्रोताओं के समूह के लिए ये किया गया है। डिबिया डिबिये, सुना है आपने बहुवचन में डिबिये? नहीं, क्या होता है? डिबिया। य के ऊपर आ की मात्रा और चंद्रबिंदु यानी अनुनासिक की मात्रा है। वधु वधुएं, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब बात आती है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वो कहा जा रहा है। तो जो सही है उसको तो कट कर दीजिए, जो नहीं सही है उस पर टिक मार्क करना है। आगे आ जाए 11वां प्रश्न। उसने पढ़ लिया होगा। जब हम कहते हैं, पिताजी कहते हैं कि भाई रमेश की कल परीक्षा है, उसने पढ़ाई की है, तो घर का कोई दूसरा भाई बहन बोलता है कि हाँ उसने पढ़ाई कर लिया होगा। जब इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये संदेह प्रकट करते हैं, संभावना प्रकट करते हैं कि शायद हो सकता है कि उसने पढ़ लिया, बट नॉट श्योर। श्योरिटी के साथ कहने वाला इस तरह का आंसर कभी नहीं देगा कि उसने पढ़ लिया होगा। मतलब वो श्योर नहीं है कि पढ़ लिया होगा, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा लगता है कि रमेश ने या जो इस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है उसने पाठ पढ़ लिया होगा। तो उसने पढ़ लिया होगा यह संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है। कैसा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य है, और ये अर्थ के आधार पर है। यहां मैंने आपको बताया था नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, यहां पर रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार किए गए थे, और यहां पर अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार पूछा जा रहा है। इसमें देखिए विस्मयवाचक है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं की जा रही है, कोई प्रश्न वाली बात नहीं की जा रही कि प्रश्नवाचक हो, कहीं कोई आज्ञा नहीं दी जा रही है, अनुमति नहीं दी जा रही है, तो आज्ञावाचक वाक्य नहीं हो सकता। संदेह जताया जा रहा है, इसलिए संदेहवाचक वाक्य होगा। 12वां प्रश्न। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? निम्न में से संयुक्त स्वर उ, ई, उ, ए इतना दिया गया है। कौन सा संयुक्त स्वर है? तो गौर करें, उ संयुक्त स्वर नहीं है, ई संयुक्त स्वर नहीं है, हर्ष उ संयुक्त स्वर नहीं है, ए संयुक्त स्वर कहा जाता है क्योंकि यह अ और किससे मिलकर के बना है? अ और ई से मिलकर के बना है। आपने इसको किस संधि में सीखा था? गुण संधि में सीखा था कि जब ई के बाद क्षमा करें, अ या आ के बाद ई या ई आती है तो यह ए हो जाता है, ठीक है। तो गुण संधि में इसको सीखा था आपने, अ और ई के मेल से ए बना है। यह एक क्या है? संयुक्त स्वर है। जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जिसे क्षमा नहीं किया जा सके, क्षमा पूछा जा रहा है, क्षमा नहीं। क्षमा और क्षमा में फर्क है। क्षमा जब हम बोलते हैं तो जो ये आधा क और श से बना हुआ क्ष है वो लिखा जाता है, और ये क्ष पढ़ा जाता है। गौर करिएगा, आधा क बहुत जरा सा बोला जाता है, क्ष कक्षा, ठीक, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये क्षमा है, तो जिसे क्षमा नहीं किया जा सके उसे अक्षमा, ठीक लग रहा है। ये क्षमा
पहली बार ऐसे लिखा गया था, अचानक ये वो छतरी वाला छ कैसे हो गया? ये गलत। अक्षाम्य सुना नहीं, अक्षम्य ये लिखा है, लेकिन यहां ये छ लिखा है और होना क्या चाहिए? क्ष। तो ये जो डी है वो विकल्प जो है वो सही है। अब हम 13वें प्रश्न के बाद आगे के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आज के प्रैक्टिस पेपर सेट में आपको 40 तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जब 40 प्रश्न देता हूं तो लोग कहते हैं कि सर बड़ा बोरिंग हो गया, तो मुझे घटाना पड़ रहा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में समय भी तो जा रहा है। इसलिए मैं आपको 30 क्वेश्चन का आज सेट दे पाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। तो प्लीज अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और अगले सेट की तैयारी में अब हम चालू करेंगे 14वां प्रश्न। अब मित्रों 15वें प्रश्न को देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है रसखान रहीम देव रत्नाकर। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? कौन सी ऐसी बोली थी जो उस समय के लिए भाई रचना करते थे, तो यानी को बोली भी जाती थी और लिखी भी जाती थी, तो हम कह सकते हैं कौन सी भाषा। ठीक है, आज के लिए वो बोली है, तो कौन सी बोली में रचना करते थे? अवधि नहीं, या आपको याद करना पड़ेगा, बघेली और छत्तीसगढ़ी नहीं है, बल्कि वो ब्रज भाषा में रचना करते थे। ये चारों कवि याद कर लीजिए। मुख्यतः बात कही गई इसलिए ध्यान रहे, एकाध रचना हो सकता है किसी और भाषा में मिल जाए, लेकिन ये मुख्यतः ब्रज भाषा में रचना करते थे। इन चारों कवियों का अगर एक साथ पूछा जा रहा है तो आगे आ जाइए। जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द होगा। ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध अध्यात्म से है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ए विकल्प सही होगा। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? हस्तलिखित। अब यहां देख लीजिए, यहां लिखित पर ज्यादा बल दिया जा रहा है, यानी तत्पुरुष समास होगा। दूसरा पद जो है प्रधान लग रहा है, हस्त पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, हस्त की प्रधानता नहीं है, यानी पूर्व पद प्रधान नहीं है। अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा हस्त से लिखित। ठीक है, तो से या के द्वारा कहां आता है? ये आता है आपके कर्ण तत्पुरुष समास में या संप्रदान कर्ण तत्पुरुष समास में आता है। ठीक है, तो हाथ पर लिखित नहीं होगा, हाथ के लिए लिखित नहीं होगा, हाथ में लिखित नहीं होगा, हाथ से लिखित या हस्त से लिखित, हस्त लिखित होता है। ठीक है, हस्त यानी हाथ। बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज नहीं है? अब यहां कहा जा रहा है देशज नहीं है, मतलब जो आप गांव देहात में वाली बोली बोलते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, तो उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको देशज कहा जाता है। अब आप भी अगर बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे या महाराष्ट्र के होंगे, कहीं के होंगे, किसी भी स्टेट या प्रांत के हैं, तो वहां की कुछ लोकल लैंग्वेज होती है जहां आप रहते हैं और वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो लोकल लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट रहते हैं। ऐसे शब्द कौन सा ऐसा है जो देशज नहीं है? टोपी, पेट, लाठी, गमला। तो जो गमला है देखिए वो देशज नहीं है, बाकी सभी देशज हैं। ठीक है, लाठी देशज है, पेट देशज है, टोपी देशज है। गमला जो है वो पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको गमला पुर्तगाली शब्द मिलेगा। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। क्रोधाग्नि, दो शब्द मिला है, क्रोध और अग्नि, में कौन सा समास है? अब आप इसको द्वंद्व मत बना दीजिएगा, क्रोध अग्नि। ठीक है, क्रोधाग्नि का मतलब है यहां पर, अब द्वंद्व समास नहीं होगा। कुछ लोग विद्वान हो सकता है इसको द्वंद्व समास मान लें, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें देखा जाए तो क्रोधाग्नि यानी अग्नि के समान क्रोध। ठीक है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। यहां उपमेय और उपमान का संबंध पाया जा रहा है। आगे आ जाइए 20वां प्रश्न। यहां द्वंद्व समास नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, बहुव्रीहि नहीं होगा।
कुछ विद्वान इसको द्वंद्व समास में रख लेंगे और अपना तर्क देंगे, लेकिन यहां कर्मधारय समास होगा। 20वां प्रश्न, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो हिंदी शब्दों में जो लिंग होता है किसी शब्द का, वो निर्धारित होता है क्रिया के आधार पर। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 21वां प्रश्न है, गिरीश के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। देखिए, गिरीश में र पे दीर्घ ई की मात्रा आई है, इसका मतलब है कि यहां पर दीर्घ संधि होगी। अब दीर्घ संधि में शब्द हमें शब्द जो है सार्थक शब्द ढूंढने पड़ेंगे और उनकी स्पेलिंग यानी उनकी वर्तनी भी सार्थक हो यानी शुद्ध हो। अब यहां जो देखिए गिरी लिखा है, ये वर्तनी गलत है, ईश तो सही है। यहां देखिए गिरी सही लिखा है, गिरी यानी पर्वत, ईश यानी भगवान, ठीक है। अब यहां देखिए गिर ईश सही है, गिरी जमा ईश बराबर गिरीश होता है। हरस्व ई दीर्घ ई से मिलकर के दीर्घ ई बना रही है, दीर्घ संधि होगा। यहां गिरी की स्पेलिंग सही है, लेकिन ईश की स्पेलिंग में हरस्व ई लिखा है, इसलिए यह विकल्प भी गलत है, पहला भी गलत है। यहां देख लीजिए गिरी की वर्तनी गलत है जबकि ईश की सही है, तो यह भी गलत हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही है। 22वां प्रश्न है, नवजीवन शब्द में समास है। गौर करिएगा, नवजीवन में कौन सा समास होगा? नवजीवन, अब गौर करिए यहां पर जीवन जो शब्द है उसकी विशेषता बता रहा है नव। नव का मतलब नौ नहीं, नौ नंबर नहीं, ठीक है, नवरात्रि के हिसाब से मत चलिएगा। अब यहां नवजीवन जो है ये नव शब्द विशेषण का काम कर रहा है, जीवन के लिए जीवन संज्ञा शब्द है। अब नवजीवन जो है जहां एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य है, तो ऐसा समास क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, कड़वाहट में कड़वा और आहट, ठीक है, कड़वाहट आहट प्रत्यय है इसमें। 24वां प्रश्न है, जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे कहते हैं। यानी ऐसी रचना या ऐसी चीज जो जहां वर्ण की महत्ता हो और मात्रा की महत्ता हो, उस इससे नियमित चीज को क्या कहते हैं? इससे नियमित चीज को छंद कहते हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे, मैं तो चंद्र खिलौना लहूं प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार है, यहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए यहां चंद्र खिलौना जो शब्द है, यहां इसी की बात की जा रही है। चंद्र मतलब चंद्रमा को किसके समान बोला गया है? खिलौने के समान बोला गया है, चंद्र खिलौना कहा गया है। तो क्या हो जाएगा? खिलौना को चंद्रमा को पूरी तरह से खिलौना बता दिया गया है, तो यहां उपमा अलंकार नहीं होगा। चंद्रमा के समान या खिलौने के समान चंद्रमा नहीं, अनुप्रास यहां नहीं होगा, यानी वर्णों की आवृत्ति वाली बात नहीं है। यहां बात की जाए, कुछ लोग हो सकता है मैया में मैं और ये मैं निकाल करके अलग से कह दें वर्णावृत्ति, लेकिन यहां जो मूल रूप से प्रयोग किया जा रहा है वो चंद्र खिलौना को दृष्टि रख करके, मैंने रेखांकित यहां नहीं किया, मुझे हालांकि रेखांकित कर देना चाहिए था इस पद को। यहां पर इस पद में समास अलंकार पूछा जा रहा है, ना कि यहां इस पर, ये रेखांकित मैंने नहीं किया है। तो इन दोनों शब्दों में क्या अलंकार होगा? तो यहां रूपक अलंकार होगा। जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है, यानी उपमेय को उपमान के इतना समान कर दिया जाता है कि उसमें कोई भेद ही नहीं रह जाता, तो वहां रूपक अलंकार होता है। कौन सा रस नहीं है? हास्य एक रस होता है, भयानक एक रस होता है, ये तो रस होते हैं। व्यंग रस होता है क्या? व्यंग गद्य की एक विधा होती है, ठीक है, तो व्यंग जो है रस नहीं होता, रौद्र रस होता है, तो ये नहीं होगा, तो सी विकल्प सही है। 27वां प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है उपहार, ग्रंथ, मस्तक या रचना। तो देखिए उपहार दिया जाता है, क्रिया के आधार पर हम लिंग चुनेंगे। वाक्य निर्माण करिए, उपहार दिया जाता है, ठीक है, समारोह में उपहार दिया जाता है, इसका मतलब पुल्लिंग हो गया। ग्रंथ लिखा जाता है, महापुरुषों द्वारा ग्रंथ लिखा जाता है, तो ग्रंथ लिखा जाता है यानी ये भी पुल्लिंग हो गया।
मस्तक, ठीक है। सैनिक का सीमाओं पर मस्तक ऊंचा रहता है। कौन ऊंचा रहता है? मस्तक, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मस्तक भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। रचना, महापुरुषों द्वारा महान ग्रंथों की रचना किया जाता है, नहीं की जाती है, यानी कि रचना स्त्रीलिंग शब्द है। और ये मैंने कैसे निर्धारित किया? यहां लिखा गया है एक प्रश्न 20वां कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर होता है, और मैंने क्रिया के आधार पर ही लिंग निर्धारण करके आपको बता दिया। 28वां प्रश्न देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में कितने अयोगवाह हैं? अयोगवाह यानी जो स्वर भी ना हो, व्यंजन भी ना हो। तो ऐसे दो हैं, ए विकल्प सही होगा। और वे कौन कौन से? अंग यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। ये जो दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इनको ही हम अयोगवाह कहते हैं। तो दो अयोगवाह हैं। 29वां प्रश्न जान लीजिए। पीपर पात सरिस मन डोला। मन डोला मतलब मन यानी दिल, दिल डोल रहा है। सरिस मतलब समान, पात मतलब पत्ता, पीपर यानी पीपल का, पीपर देशज शब्द है। तो पीपल के पत्ते के जैसा मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते के जैसा, यहां तुलना की गई है। पीपर पात सरिस शब्द जो है वाचक शब्द है। आप जानते हैं कि उपमा अलंकार के 4 गुण होते हैं, ठीक है। अब उपमा के 4 अंग, एक तरह से कहिए, गुण न कर करके 4 अंग कहिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो जिस शब्द से उपमा दी जा रही है, सरिस, ठीक है, ये एक माध्यम बन रहा है, ठीक है। जिस जो उपमा देते समय, ठीक है, बीच में प्रयोग किया जाता है वह वाचक शब्द होता है। जिस शब्द से उपमा दी जा रही है, किससे उपमा दी जा रही है? पत्ते से। किसके पत्ते से? पीपर पात, ठीक है। पीपल का पत्ता, ये क्या हो गया? उपमान हो गया। किसकी उपमा दी जा रही है? मन की। तो मन हो गया उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय। मन उपमेय, ये उपमान, ये साधारण, ये वाचक शब्द। और साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म यहां दिखेगा नहीं, वो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार शब्दालंकार नहीं होता, अर्थालंकार का एक प्रकार होता है, ठीक है, जहां अर्थ के आधार पर, ठीक है, कविता में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। तो अर्थ में यहां देखेंगे तो किस चीज का गुण पाया जा रहा है दोनों में? ठीक है, चंचलता का। तो वो साधारण धर्म हो गया। यानी जिस तरह से पीपल का पत्ता चंचल होता है, वैसे ही मन भी चंचल होता है। तो यहाँ मन जो है, यहाँ प्रश्न में क्या दिया गया है? पीपल पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है? उपमेय क्या है? मन। सी जो हो जाएगा वो सही होगा। 30वां प्रश्न है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? यहां तक वाक्य है, वह से लेकर के है तक। पढ़ लीजिए आप भी एक बार। अब देखिए समय थोड़ा कम है। आदमी शब्द संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता ये सर्वनाम शब्द बता रहा है, वह आदमी। तो जब किसी संज्ञा की विशेषता कोई सर्वनाम शब्द बताता है तो वह सर्वनाम शब्द सर्वनाम ना होकर के सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो एक तो यह विशेषण हो गया, विशेषण का एक प्रकार है, गुणवाचक, संख्यावाचक, ठीक है, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो सार्वनामिक विशेषण में ये आ गया वह आदमी जो कल आपके घर आया था, ठीक है। कल आया था, कल जो है वे क्रिया विशेषण हो गया। हमें क्या ढूंढना है? विशेषण, ठीक है। और जो तो सर्वनाम हो जाएगा। आपके घर, किसके घर? आपके घर, ठीक है। अभी देखिए, आपका, आपकी, आपके, आप शब्द जो है यह सर्वनाम शब्द है, लेकिन ये घर संज्ञा की विशेषता बता रहा है। किसके घर? आपके घर। तो ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। बहुत बड़ा ठग है। अभी देखिए, ठग जो है यहां संज्ञा का कार्य कर रहा है, लेकिन कैसा ठग है? बड़ा ठग है। तो बड़ा विशेषण है और बहुत लगा जो है वो प्रविशेषण है। यहां प्रविशेषण की बात नहीं की जा रही है। तो बड़ा ठग है। तो वह, आपके और बड़ा, ये तीन शब्द जो हैं
वे विशेषण हैं, इसलिए ए विकल्प जो है वो सही होगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं, बल्कि हमें पूरा विश्वास है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, प्लीज लाइक जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि मेरा हौसला बढ़े, और अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों को भी ये वीडियो शेयर करिए। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है मेरा कि अगर आप नए जुड़े हैं चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरा परिवार बढ़ेगा दिव्य ज्ञान का। और अगली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर दिन शाम को 7 बजे मैं लाइव आता हूं अपने चैनल पर, जहां मैंने एक नया वीणा उठाया है। एक नया वीणा यह है कि मैंने हिंदी व्याकरण को फिर से शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाने की एक नए तरीके से कोशिश चालू कर दी है। आपका सहयोग उसमें अपेक्षित है। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हो तो पहले जुड़ जाइए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, ताकि परिवार बड़ा हो। यह एक निःशुल्क सेवा आप सभी को प्रदान की जा रही है। जो कुछ भी मुझे अर्निंग हो रही है वो तो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से हो रही है। बाकी आप देखते हैं कि मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं करता चैनल के माध्यम से, ना तो मैंने कोई ऐप चालू किया है, ना तो मैं कोई पुस्तक अपने इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बेच रहा हूं। तो सिर्फ आपका सहयोग चाहिए, और इतना तो आप कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए